विधानसभा में आपने कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विधायक जी, मैनपुरी चुनाव में उपचुनाव तो डिम्पल जी जीत गई। 2024 में चुनाव भी होने वाला है। इसको किस नजरिए से उनकी जीत को देखते हैं आप? चाचा शिवपाल के आने से क्या पार्टी को मजबूती मिलेगी? क्योंकि जब वो चुनाव अलग लड़े थे तो कुछ खास कर नहीं पाए थे। आपको क्या लगता है? सुहेल देव समाज पार्टी के ओपी राजभर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। वो आपके अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं पार्टी तोड़ने का। 2022 में सपा के जो आपको टिकट मिला था, चर्चा ये थी कि आपको ओपी राजभर की वजह से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, क्योंकि आपके पिताजी जो है इसी पार्टी से संबंध रखते थे। कहाँ तक सच्चाई है? यही तो ये कह रहे हैं कि राजभर समाज के जो नेता अखिलेश के पास जा रहे हैं, केवल नेता जा रहे हैं, उनके वोट उनको नहीं मिलेंगे, केवल एक ही जात की वोट अखिलेश को मिलेगा। यही तो कह रहे हैं राजभर। 2024 की लोकसभा में मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर क्या लोकसभा की प्रत्याशी भी हो सकती हैं? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा सत्र में अपने स्पीच से सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रही मछली शहर की समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद विभाष जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। विधायक जी, महज 14 दिन में 2022 का जब आपको टिकट मिला, महज 14 दिन में आपने ये सीट जीत ली थी, जबकि ये थी कि उस समय एक विधायक जी की मंत्री जी रहे थे, उनका टिकट काट के हुआ था। और ये संभव कैसे हो पाया था? मेरी जीत का श्रेय मैं सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी की जो हमारे मछली शहर की टीम है, हमारी जो मछली शहर की जनता है, उसे देना चाहूँगी श्रेय। जनता ने भरपूर प्यार दिया और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, और एक भरोसा जनता को मेरे पे लगा उस 10 दिनों में। क्योंकि सही बात है, ये बड़ा ही असंभव था, लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की हमारी टीम है मछली शहर की। उन्होंने भी पूरे दिल से सहयोग किया और बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़े और बड़े अच्छे हमने वोट भी पाए। तो उसके लिए मैं जनता को श्रेय देना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी के जो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उन्हें बोलना चाहूँगी, और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद डिम्पल भाभी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ से टिकट दी और मैंने यहाँ से फिर जीत हासिल की। ज़्यादातर दर्शक हमारी ये जानना चाहते हैं कि विधायक होने से पहले शिक्षा कहाँ तक आप हुई, आप क्या करती थी, थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो मैं MBBS हूँ। मैंने ऑल इंडिया के थ्रू रैंक लेके कोलकाता में कॉलेज से MBBS किया। फिर उसके बाद मैं एम्स में एडमिशन लिया न्यू दिल्ली में, वहाँ पे मैंने अपनी MD की ऑप्थेल्मोलॉजी, आई सर्जन हूँ मैं। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे एक कोरोना के दौरान मैंने ICU में काम किया, और उस समय कुछ ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ और देश में जो पॉलिटिक्स चल रही थी और उसमें जिस प्रकार के लोग हैं और जिसकी वजह से जनता सफ़र कर रही थी और हर वर्ग के लोग सफ़र कर रहे थे, चाहे वो जिस भी प्रोफेशन से हो। तो मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, हर प्रोफेशन के लोग, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, जहाँ से रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, विधायिका बनती है। और इन विधायिका को जब लॉन्च करते हैं तो उससे जनमानस का कल्याण होता है, और वही अगर कुछ गलत विधायिका बन जाए तो उसकी वजह से हमारा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस समय भाजपा की सरकार में जो शोषण हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे चली गई है, बेरोजगारी है, हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर एक तरीके से अंधकार में इस समय दिखाई दे रहा है। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने फिर वहाँ के प्रोफेशन के साथ साथ एक नए प्रोफेशन को अपने जीवन में जोड़ने की एक कड़ी को मैंने आगे बढ़ाया। विधानसभा में आपने कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ। क्या कहेंगे लोग? लोगों के क्या कहना है, उसका आशय क्या था? देखिए, वो एक सत्र था। आज 75 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और पहली बार एक ऐसा सत्र हुआ, और मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि उत्तर प्रदेश से उसकी पहल हुई कि सिर्फ और सिर्फ महिला जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बोलने का अवसर प्रदान हुआ। और आज भी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश
एक बार को जब इस बात को सोचता है तो आंखें झुक जाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं, आधी जनसंख्या की भागीदारी रखने वाली महिलाएं, और उसके बावजूद सिर्फ 9% महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स में हैं। मैं, मेरे जैसी और गिनी चुनी, जो कि सिर्फ आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इस प्रकार की हमारी परसेंटेज है। और हम जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो कई प्रकार की चुनौतियों को फेस करना पड़ता है हमें। और बड़ा दुख होता है ये भी बोलते हुए कि जब कोई महिला थोड़ा सा भी आगे बढ़ने लगती है, बेहतर करने लगती है, तो कई सारे उसके ऑपोजिशन में लोग खड़े हो जाते हैं। लोगों को ये चीज रास नहीं आती है कि एक महिला होकर कैसे आगे बढ़ रही है। तो उन्हीं बातों पे मैंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि एक महिला के लिए उसके कैरेक्टर से बड़ा, उसके आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जब भी कोई महिला जब उठने लगती है तो सबसे पहली चोट उसके कैरेक्टर पे लगाई जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन उसके कैरेक्टर पे कुछ बोल देंगे वो तुरंत अपने आप को उससे हटा लेगी। उस कहेगी कि नहीं, मेरे आत्मसम्मान और कैरेक्टर से बढ़कर कुछ नहीं है, और अपने आप उनका रास्ता खाली हो जाएगा। तो मैंने उन महिलाओं के लिए वो बात कही थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। तो यही बात है, और उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को एक प्रोत्साहन मिला होगा, और आगे पॉलिटिक्स में मेरी तरह और भी महिलाएं आएंगी, जुड़ेंगी। और मुझे लगता है आप लोगों के आशीर्वाद से, और जनता जिस तरीके से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्हें भी आशीर्वाद देगी और उन्हें सफलता हासिल होगी। विधायक जी, मैनपुरी चुनाव में उपचुनाव तो डिम्पल जी जीत गई। 2024 में चुनाव भी होने वाला है, इसको किस नजरिए से उनकी जीत को देखते हैं आप? जो हमारा चुनाव हुआ मैनपुरी में, वो चुनाव हमारी पार्टी या माननीय सांसद डिम्पल यादव जी नहीं लड़ रही थी, जनता लड़ रही थी। और वो जो रिजल्ट भी आया है वो हमारी पार्टी का नहीं, जनता का रिजल्ट आया है, क्योंकि जनता ने अपना निर्णय दिया है। जनता ने बताया है कि आप जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, वो ना तो किसी जात के लिए, ना तो किसी धर्म के लिए, ना तो किसी वर्ग के लिए, किसी के लिए भी वो किसी तरीके से भी शुभकारी नहीं है, हितकारी नहीं है। तो वहां की जनता ने, और वहां आपको पता होगा कि वहां शाक्य के वोट बहुत ज्यादा थे, और वहां पे जो मूल वोट है वो समाजवादी पार्टी का कम था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बतौर, मतलब वो जुड़े और उन्होंने भरोसा जताया और भारी मतों से वहां पे विजयी बनाया। तो मैं वहां की जनता को हृदय से प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ वहां के जो मीडिया बंधु थे, उन लोगों को भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने सतर्कता के साथ पूरे चुनाव को कवर किया, और जहां भी जो भी मदद हो पाई उन्होंने की है। चाचा शिवपाल के आने से क्या पार्टी को मजबूती मिलेगी? क्योंकि जब वो चुनाव अलग लड़े थे तो कुछ खास कर नहीं पाए थे, आपको क्या लगता है? मेरा ये कहना है, एकता में ही अनेकता है, और जब परिवार और जब पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी और संगठन एक साथ खड़ा हो जाता है तो हम लोगों के छक्के छुड़ा देते हैं, और उसका हमने परिणाम भी दे दिया है, सामने है आपके। और मुझे लगता है कि आगे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है? जी बिल्कुल, कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं, और मुझे लगता है इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अभी नगर पंचायत का चुनाव आने वाला है, उसमें भी लोग एकजुटता से, एकाग्रता से लगे हुए हैं, और लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि आपस में एक दूसरे का पैर खींचने से नहीं होगा। अगर पार्टी को बढ़ाना है तो जिसको भी पार्टी अवसर देती है, मौका देती है, उसके साथ पूरे पार्टी को लग करके उस व्यक्ति को जिताना होगा, और तभी पार्टी वापस से अपनी मूलभूत तरीके से 24 के लिए तैयारी कर पाएगी। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के, समाज पार्टी के ओपी राजभर समाजवादी पार्टी पे लगातार हमलावर हैं। वो आपके अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं पार्टी तोड़ने का। मुझे लगता है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, इस समय की राजनीति में उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके की अभी तक की उनकी कार्यशैली रही है और जिस तरीके का काम रहा है, मुझे लगता है कि अभी के टाइम में उसका डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। अरे आपके सहयोगी थे 2022 में। सहयोगी थे, और मुझे लगता है हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, और हमें प्रेजेंट में चलना चाहिए और बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा है या कोई इम्पोर्टेंट नाम है जिस पर डिस्कशन किया जा सके। मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है उनका। 2022 में सपा का जो आपको टिकट मिला था, चर्चा ये थी कि आपको ओपी राजभर की वजह से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, क्योंकि आपके पिताजी जो है इसी पार्टी से संबंध रखते थे। कहाँ तक सच्चाई है?
मेरे पिताजी उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ था जिस समय, उस समय अजगरा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और बड़ी मेहनत की अजगरा में और काफ़ी भारी मतों से वो जीते भी। और 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा बड़ा ही विकास पूर्ण कार्यकाल रहा। लेकिन इन्होंने जिन विधायकों के बल पे अपनी पार्टी को खड़ा किया था उनमें से किसी भी विधायक को इन्होंने टिकट नहीं दी और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को महत्व दिया, वो था पैसा। इन्होंने अपने समाज के लोगों का, राजभर समाज के लोगों को भी महत्व नहीं दिया और आगे आप उसका रिजल्ट देखेंगे, वो आएगा सामने। यही तो ये कह रहे हैं कि राजभर समाज के जो नेता अखिलेश के पास जा रहे हैं, केवल नेता जा रहे हैं, उनके वोट उनको नहीं मिलेंगे, केवल एक ही जात की वोट अखिलेश को मिलेगा, यही तो कह रहे हैं राजभर। देखिए, जिस व्यक्ति की पार्टी जब वो पहली बार लड़ा और जिन विधायकों के बल पे उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया, जब उन्होंने उन विधायकों को ही टिकट नहीं दी, उन विधायकों को ही सम्मान नहीं दिया, तो अपने कार्यकर्ता और अपने समाज के लोगों को क्या सम्मान देंगे। और आगे वक्त आएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। मैनपुरी का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, आगे भी हमारे फेवर में ही बाकी भी रिजल्ट्स रहेंगे, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता को पता है कि यहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई नहीं है, यहाँ गलत और सही की लड़ाई है। और जब आप सही के साथ खड़े होंगे तभी आप जीत पाएंगे और तभी आप अपने परिवार, अपने बच्चों का, अपने आसपास विकास देख पाएंगे। और नहीं तो जब तक आप आपस में एक दूसरे से, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं कि द्वेष फैलाया जाए, जाति पे, धर्म के नाम पे आपको लड़ाया जाए, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, उसे पता है कि हमें जाति और धर्म पे नहीं लड़ना है, हमें उस मुद्दे पे लड़ना है जिससे हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, इर्द गिर्द जो हमारी सारी चीजें हैं उनका विकास हो। आज जिस तरीके के स्कूल हैं, स्कूल में कब से मांग की जा रही है कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के स्कूल हैं वहां पे भी कॉन्वेंट के हिसाब की शिक्षा हो, क्योंकि जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो जो एग्जाम है वो कॉन्वेंट के बच्चे हो चाहे यहाँ के बच्चे हो, उनको एक एग्जाम देना पड़ता है। चाहे आप IAS PCS की तैयारी भी करते हैं तो भी एग्जाम आपको एक ही तरीके का देना पड़ता है। आगे की सारी शिक्षाएं जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, तो यहाँ पे हिंदी का क्यों, हिंदी में आपके सारे सब्जेक्ट्स क्यों हैं? इन पे कई सारी चीजें हैं और जनता अब समझ गई है कि मेन मुद्दा क्या है। और जनता ये भी समझ गई है कि मुफ्त का राशन दे करके आपके सारी जो भी आपके असली हक हैं वो मारे जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो आपके बच्चों की, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो और चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस में आज कोई बीमार पड़ता है, आपके महीने की कमाई, आपके पूरे साल की कमाई 1 मिनट में आपके हाथ से चली जाती है। तो सरकार को ये मेन मुद्दों पे सोचना चाहिए, ना कि लोगों के बीच में लड़ाई लड़वानी चाहिए और ना ही इस तरीके के भेदभाव को क्रिएट करना चाहिए। विधायक जी, 2024 में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? कितनी सफलता मिलने की संभावना है? कितना सीट आप लोग जीत जाएंगे? क्या कुछ तो होगा? ये सब समय जब टाइम आएगा तो सब कुछ आप लोगों को पता चलता रहेगा। अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। और मुझे बस इतना पता है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। एक शंखनाद था जिसका हमें वेट था, मैनपुरी से हमारा शंखनाद हो चुका है और अब ये जो आवाज है अब ये कांस्टेंट रहेगी और ऐसी गूंजती रहेगी और मुझे लगता है कि ये विक्टोरियस रहेगा 2024। डिम्पल की जीत को आप लोग पॉजिटिव की तरह देख रहे हैं? अब आपके चेहरे पे मुस्कान है, मेरे चेहरे पे है और आज जनता के चेहरे पे भी मुस्कान है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर देन अ पॉजिटिव थिंग फॉर समाजवादी पार्टी। एक नई ऊर्जा आई है, एक नई उमंग आई है और इसके साथ सभी कार्यकर्ता लगे हैं और मुझे लगता है कि अब बेहतरी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 2024 की लोकसभा में मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर क्या लोकसभा की प्रत्याशी भी हो सकती हैं? ये सब देखिए बात की बातें हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी जिसको देती है, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ पार्टी की। पार्टी मुझे जिस जगह पे, जहाँ पे जिस तरीके से काम करने को बोलेगी, आई विल डू दैट। यानी टिकट आपको लोकसभा का मिलेगा तो आप लड़ने के लिए तैयार? देखिए, मैंने वही बोला आपको, पार्टी ने डिसाइड किया, पार्टी ने डिसीजन किया कि मुझे यहाँ से टिकट दिया और मुझे लड़ाया, मैं लड़ी। आगे भी पार्टी का जो डिसीजन रहेगा, जिसके साथ खड़े होना है, जहां खड़े होना है, मैं वहां पे रहूंगी। बस हमारा मोटो ये है कि पार्टी की जीत होनी चाहिए, ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। चाहे एक छोटे से चुनाव हो से लेके बड़ा सा चुनाव हो, हर जगह पे पार्टी की जीत सर्वप्रिय है हमारे लिए। अपने विधानसभा की अभी तक विकास का क्या कुछ आपने काम कर पाई हैं या फिर अभी क्या करना है विपक्ष में होते हुए?
देखिए मेरे विधानसभा में सबसे पहले तो जब चुनावी दौरान था उस समय आदरणीय हमारी सांसद जी आई थी और उन्होंने प्रॉमिस किया था जया बच्चन जी ने कि यहाँ पे एक आई क्लिनिक के लिए वो सेटअप देंगी। सीएससी में निरीक्षण किया है हमने और एक एस्टिमेट भी हम बना रहे हैं जहाँ पे अभी तक के 9 विधानसभाएं और पूरे के पूरे जौनपुर में अभी तक स्टिचलेस कैटरेक्ट सर्जरी सरकारी कहीं भी संस्थान पे अवेलेबल नहीं है। आज समझ लीजिए कि जौनपुर, अगर मैं ऑप्थेल्मोलॉजी सेटअप की बात करूं तो 20 से 25 साल पुराने टाइम में चल रहा है और उस 20 से 25 साल को कवर करने में एक समय लगेगा। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 महीने हुए हैं यहाँ पे सदन में पहुंचे कार्य को समझने में और मैं एक डिफरेंट प्रोफेशन से आ रही हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना विकास हो सके करें। और आपको भी पता है कि विपक्ष के जब आप विधायक होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में नहीं भी होती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी हमारे हाथ में हो सके, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे रोड से रिलेटेड हो, चाहे बिजली से रिलेटेड हो। अभी हमारे साथ कुछ कस्बे के लोग भी हैं जो हमारे उम्मीदवार हैं जिला ये आपके नगर पंचायत से लड़ने के लिए यहाँ पे, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स की इतनी दुर्गति थी, ओवरलोडेड थे ट्रांसफॉर्मर्स, और उनको मैंने चेंज कराया। वहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर्स की जो थी 4 ट्रांसफॉर्मर्स, वहां पे 4 से 5 ट्रांसफॉर्मर जो हैं वो चेंज करा, जो कि करीब 10 से 15 सालों से नहीं बदले गए थे। विधायक बनने के 3 महीने बाद हमने वो 5 ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं उनको चेंज कराए। बाकी आपको पता है कि कितना काम होता है जिसमें बजट इस अनुसार दिया जाता है जो कि हाथी के मुंह में जीरे के समान होता है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटीज को रखते हुए कोशिश की जाए कि विकास हो और कोशिश की जाए कि सरकार भी इधर सहयोग करके विकास मछली शहर में कराए, क्योंकि वो जनता का हक है। कोई भी जनप्रतिनिधि पक्ष या विपक्ष से हो सकता है, लेकिन जनता हमेशा सरकार है और जनता का हमेशा फायदा होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। ये जो मछली शहर में नगर पालिका का चुनाव होना है, ये कैसी पार्टी की आपकी ये तैयारी है? प्रत्याशी अभी तो चयन नहीं हुआ होगा प्रत्याशी का, लेकिन कैसी तैयारी है आपकी पार्टी का? बहुत बढ़िया तैयारी है और हम लोग डेफिनेटली जीतेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शंखनाद हो चुका है और उस शंखनाद से अब जनता चुनाव लड़ रही है। अब ना तो कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, ना तो कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। अब हर किसी को, हर व्यक्ति को ये समझ में आ चुका है कि अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है तो आपको स्वयं चुनाव लड़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स होने वाले हैं। आप अक्सर सभाओं में जाती हैं तो गीत गुनगुनाती हैं, लोग विधानसभा में भी इस तरह था, जाते जाते एक आठ अपने कार्यकर्ताओं को चाहे मैसेज दें या कुछ इस तरह के हो तो एक सुनाइए। अब जब सदन आएगा मैं अपील करूंगी कि वहां पे सुने, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और वहां से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश सुनता है। हमारे चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूंगी कि आप सभी लोग अब थोड़ा सा अपना जो एक वोट का राइट मिला है उसको एक इम्पोर्टेंस देते हुए आप जो भी बटन दबाएं बड़ी सतर्कता से दबाएं, क्योंकि उससे आपके बच्चों का, आपके आसपास का हर चीज का भविष्य जो है उस पर निर्भर रहता है। इसी के साथ विभाष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मछली शहर की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, जिनसे हर मुद्दे पे खुल के बातचीत हुई। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।